पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ अपनी सक्रियता और सरकार के खिलाफ तल्ख बयानी से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्लोगन बदलकर नया स्लोगन दिया है, जनता खड़ी है साथ, लौट रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस के ट्विटर पर नया स्लोगन और कमलनाथ के बयानों में आक्रामकता को क्या माना जाए? क्या कांग्रेस 2023 को लेकर तैयारियों में जुट गई है? क्या ये भी संकेत है कि कांग्रेस जीती तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? लेकिन राजनीतिक गलियारों में तस्वीर के दूसरे पहलू की भी चर्चा जोरों पर है। वो है सत्ता पक्ष से मिल रही कड़ी चुनौती की। चर्चा यह है कि उनके एक के बाद एक अटैकिंग बयानों से बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी के काउंटर से नाथ डिफेंसिव हो रहे हैं। सीडी अगर बनी थी, अगर सीडी थी, मैं मुख्यमंत्री था, सबसे पहले मेरे पास आती, क्या कोर्ट के पास जाती? कोर्ट के पास तो जब तुम लोग के पास पहुंच गई तब कोर्ट के पास गई। हाँ, बहुतों के पास है, आप में से बहुत सारे बैठे हैं जिनके पास ये सीडी है, ये पेन ड्राइव है। आपके पास भी है क्या? चीज है सर, आप इसका खुलासा करेंगे क्या सर? मैंने कहा ये है। और ये पेन ड्राइव मेरे पास कहाँ है? आप में से बहुतों के पास है। बहुत सारे पत्रकार ने कहा हमारे पास। ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत, मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड, इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। ये भूलना मुझे कि मेरा भारत महान है, बट मेरा भारत बहुत बुद्धिमान भी है। पॉलिटिक्स के पावर कॉरिडोर में नाथ घिरते दिख रहे हैं। पेन ड्राइव होने वाले बयान के बाद SIT ने उन्हें नोटिस भेजा है और हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मांगी है। उधर बीजेपी तो घेराबंदी कर ही रही है। आपने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ का दुरुपयोग लेकर के उन साक्ष्यों को छिपाया, अपने पास रखा, जो अपने आप में बड़ा अपराध है। और कमलनाथ जी ने कहा, बार बार कहा कि हाँ मेरे पास है। आपने साक्ष्यों से छिड़कानी की मुख्यमंत्री रहते हुए। तो मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगो कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि आप झूठ के पुलिंदा हो। मेरी तो प्रार्थना है कि आपकी उम्र भले लूटने की हो गई हो, लेकिन आप अब वाणी में स्थिरता लाओ। ऐसी बातें मत बोलो जिनसे कि छपने के कारण से या सनसनी फैलाने के लिए आप बोल देते हो कि मेरे पास पेन ड्राइव है, फिर कहती हो कि नहीं मेरे पास के सबके पास है, और सबके पास है तो आप नाम बता दो किस किस के पास है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन दमोह का मैदान जिस तरह से कमलनाथ ने फतेह किया और महामारी में भी अकेले सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि 2023 में भी कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस ही कमलनाथ। इसे बीजेपी जैसी कुशल पार्टी अच्छे से समझती है। खबरें हैं कि नाथ का रास्ता रोकने बीजेपी भी 2 कदम आगे की प्लानिंग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है घिर गए कमलनाथ क्वेश्चन मार्क। क्या वाकई घिर गए कमलनाथ, या कमलनाथ को घेरने की जो बीजेपी की रणनीति है उसको लेकर बीजेपी बहुत एग्रेसिव स्टैंड के साथ आगे बढ़ रही है। बयानबाजी, सियासत में बयानबाजी कोई नई चीज़ नहीं है, और बयान कई बार स्तर से नीचे भी जाते हैं और कई बार बहुत स्तर के अनुकूल और बहुत स्तर से उच्च कोटि के भी होते हैं। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम उसी तरह की बात है कि कभी राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती थीं जिनका स्तर, जिनकी बातें और जिनका मूल्य बहुत होता था। लेकिन अब जैसा गाना वैसा बजाना, ये बात पक्ष भी कहता है और प्रतिपक्ष भी कहता है कि जैसा उन्होंने सेट किया है म्यूज़िक, उसी पर हमें भी ताल देनी है, हमें भी रिदम देनी है। और यही मध्य प्रदेश में हमने देखा कोरोना काल में, जब एक घोर संकट का समय था, और इस संकट के समय में हमने कुछ ऐसे बयान भी फिजाओं में तैरते देखे जिनकी कितनी ज़रूरत थी, ये दोनों ही पार्टियों के टॉप लीडर्स और उनके रणनीतिकारों के सोचने की बात है, वजह है। अब बड़ा मसला ये है कि क्या कमलनाथ जी की आगे की जो उड़ान है, बीजेपी उसको
देखते हुए उनके पर कतरने की कोशिश में जुट गई है। और यही वजह है कि कमलनाथ पर एक बहुत एग्रेशन के साथ बीजेपी ने हमला किया है। और दूसरी तरफ कमलनाथ भी ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को जितना वो मौका देंगे, ख़ासतौर से अगर उनके कुछ बयानों को लेकर बीजेपी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, तो उन बयानों पर अडिग रहने के बजाय अगर एक डिफेंसिव स्टैंड लेकर निकल जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो ये एक अच्छी रणनीति है, क्योंकि इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि आप इस बात पर अड़े रहिए कि साहब यही सही है, यही सच है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक गिरीश उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करता हूं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक विंध्य की वाणी शंकर लाल तिवारी जी भी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। गिरीश जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को, और जिस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि कमलनाथ जी भी 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करते नजर आए हैं, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि बीजेपी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खुद शिवराज जी को हमने देखा कि जिस तरह वो कोविड काल और ये कहने के बाद भी कि मैं राजनीति पर बात अभी नहीं करूँगा, कमलनाथ जी पर जिस तरह वो हमलावर हुए हैं, तो ये एक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा तो ज़रूर दिखता है। टूल किट भी हो सकता है, मध्य प्रदेश की सियासत भी हो सकती है। जी शरद जी, इसी विषय पर हमने पिछले दिनों बात की थी जी, और कुछ दिन पहले ही। तो अगर वो इस विषय का पार्ट 1 था, तो ये शायद आज हम पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। जी देखिए, अगर इसको ही मैं केंद्र में मानूं कि जो कांग्रेस ने अपना ट्विटर हैंडल का जो स्लोगन है वो बदला है, इसको केंद्र में रखें, तो मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, हर पार्टी को अपना उम्मीद रखने का हक है और दुनिया उम्मीद पर ही टिकी है, और कांग्रेस अगर ये उम्मीद रखती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो स्लोगन बनाया गया है कि जनता खड़ी है साथ, लौट रहे हैं कमलनाथ, तो लौट रहे हैं कमलनाथ और लौट आए कमलनाथ, इसके बीच में जो फासला है जी, जरूरत उस फासले को काटने के तरीकों की। और ये तरीके, मैं मानता हूं, आपने अभी जिस बात का जिक्र किया कि ये लड़ाई जबानी से ज्यादा मैदानी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये दोनों ही दल, और शायद भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि वो जबानी लड़ाई में ही कांग्रेस को उलझाए रखे और इस भ्रम में रखे कि भाई हम इस लड़ाई में आगे हैं, पीछे हैं, सारी की सारी चीज। मूल जरूरत इस बात की है शरद जी, कि अगर कांग्रेस को अपनी वापसी करनी है, राजनीति में वापसी करनी है, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रियता से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है जी, तो उसे इस जुबानी जंग से हटकर कुछ मैदानी काम पर ध्यान देना होगा। अन्यथा वो स्थितियां बनेगी कि हाँ, मेरे पास पेन ड्राइव है, ओरिजिनल पेन ड्राइव है, से लेकर कहाँ है पेन ड्राइव, वो तो सबके पास, और भारत बदनाम से लेकर फिर आप पलट के कहें नहीं भारत बुद्धिमान। तो ये जो स्टेटमेंट देने के बाद वापसी की जो स्थितियां बन रही है, ये अच्छी नहीं। तो आपको ये जब अगर आप मैदान में उतरे हैं तो आपको जी, चलिए सर, थोड़ा सा मुझे लगता है तकनीकी व्यवधान हुआ है गिरीश जी, हम फिर आपको जोड़कर फिर हम इस पर बात करेंगे। राकेश जी की मैं एक टिप्पणी जल्दी से ले लेता हूं इस पर। चौधरी साहब, ज़ुबानी से ज़्यादा ये जंग मैदानी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि फिसल भी जाती है, कई बार अगर फिसली नहीं है तो जो कहा गया है उसके अनेकार्थ ध्वनित होते हैं, बहुत से अर्थ निकाल लिए जाते हैं, निकलते ही हैं राजनीति में, और फिर आप कहीं ना कहीं उलझते हुए दिखते हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे राजनेता हैं जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जुबानी जंग में वो माहिर नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं आमतौर पर उससे पीछे हटना वो पसंद नहीं करते हैं। और ये बीजेपी समझती है इस चीज़ को कि वो एक ऐसे राजनेता नहीं है कि पल में तोला पल में माशा, और ये चीज़ राजनीति में क्या हर बार एडवांटेज आपको देती है? कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार ये बड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है।
इसीलिए युधिष्ठिर ने महाभारत में उनसे भी कहलवा लिया गया था, नरोवा कुंजरोवा। तो मैदानी कब होंगे आप कांग्रेस? जी जी हाँ शरद भाई, आपने प्रश्न बिल्कुल वाजिब किया है। और 2018 का चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लड़ा था और सरकार भी मध्य प्रदेश में उन्हीं के नेतृत्व में बनाई थी। अगर जमीनी लड़ाई नहीं लड़ते, अगर जमीनी व्यवस्था नहीं होती, तो 2018 में किस तरीके से सरकार बनती। तो ये परिणाम जो आज हम बात कर रहे हैं कि उनके वक्तव्यों के ऊपर, ये कमलनाथ जी की नेतृत्व क्षमता है और उन्हीं की नेतृत्व क्षमता और संगठन की मजबूती और एकजुटता की वजह से ही हम लोगों ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त किया था। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना सत्ता के रह नहीं सकती। धन बल से, बाहुबल से, प्रलोभन से, हर तरह से उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराया। अब परिस्थिति दूसरी है। अब परिस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो व्यक्ति भी ज्यादा बोलेगा, उसके तरफ बीजेपी के सभी नेता योजनाबद्ध तरीके से जुट जाते हैं और स्तरहीन बयान देते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मैं किसी को भी इसमें जोड़ूं, मैं वक्तव्य सुनता रहता हूं। भाई एक प्रदेश के एक विरोधी दल के पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, और आप इस तरीके की बात करेंगे कि अब उन्हें लौट ही जाना चाहिए, अब उनकी उम्र हो गई है। तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें 60 साल के बाद घर बिठा देंगे, जिसमें चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे अन्य कोई हो, जो सब आ जाएंगे, आगे चल के घर बैठ जाएंगे। कांग्रेस में तो मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी योग्यता, उनके तजुर्बे का पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी ले रही है और मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव करके अगले चुनाव की तैयारी में लग गई है, मेरा ये मानना है। तिवारी जी, मैं देख रहा था जब राकेश जी ये बात कह रहे थे कि ये कोई बीजेपी नहीं है कि 60 पार के बाद घर बिठा देंगे, तो आप मूंछों पर ताव सहज रूप से आपने दिया। उस वाक्य से जुड़ा कि नहीं जुड़ा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा 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 सांकेतिक रहा। तो मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आपकी उम्र कितनी है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई 60 पार की बात है, और अभी बहुत गोला बारूद आप में है ही और हमेशा से रहा है। बहरहाल ये एक अलग प्रश्न है, मुझे लगा कि इसका उल्लेख कर दूं। आप गिरीश जी की बात भी आपने सुनी और अपने सहयोगी आपके अनुज चौधरी साहब की बात भी सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करूं और याद दिलाऊं राकेश जी को जी कि जयप्रकाश नारायण जी ने डायलिसिस मशीन के साथ पड़े पड़े और 80 की उम्र में इंदिरा जी का काम तमाम कर दिया था, और पहली बार के केंद्र में कांग्रेस की सरकार बुरी तरीके से हारी, इमरजेंसी जैसी लगी चीजें। पर विषय आज वो नहीं है और न उम्र का कोई विषय है, पर उन्होंने कहा है। और कमलनाथ जी एक अच्छे नेता है, बड़े नेता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता जी। पर इस उम्र में आदमी उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इस बात को भी राकेश जी समझते चले। नहीं तो उनकी जवानी की बातें अगर हम करने लगेंगे तो शायद हम आप दोनों राजनीति में, वो जो अभी आप कह रहे थे ना, अच्छे शब्द, मीठे शब्द, गृह मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, तो लोग बोलने लायक रह जाएंगे। हम आप उस टाइम के कार्यकर्ता हैं। पर मैं आज इतनी कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी देश के अंदर इस समय कंफ्यूज पार्टी है। ये कंफ्यूज है, कभी जनेऊ पहनती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, और कमलनाथ जी भी पूर्णतया कंफ्यूज है। और उसका नतीजा आप देख लीजिए, कमलनाथ के बयान तो बल्ले बल्ले हैं, उन पर तो तमाम बातें चल रही हैं, सर्वनायक बातें भी उन्होंने कही, भारत बदनाम जैसी। पर एक उनके और बड़े नेता है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। जब वैक्सीन आई तो पहले तो सुरजेवाला जैसे लोग, शशि थरूर जैसे लोग, राहुल जी वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बताते रहे। और अब आज चिदम्बरम जी का एक बयान में आज ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने परम मित्र राकेश जी को, कि उन्होंने वैक्सीन की ऑडिट कराने की बात कही है। अरे देश में जिस ढंग की भयावह स्थिति है,
और जिस ढंग की चुटकुल्लेबाजी है, प्रदेश का नेता पीसी शर्मा वो कहता है कादर खान है कोरोना, वैक्सीन का विरोध करते हैं और फिर कहते हैं वैक्सीन की ऑडिट करा दो, और फिर लाइन में खड़े होकर के सारे कांग्रेसी वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो पेन ड्राइव का मामला है, जिसके बारे में वो कह रहे मेरे पास है छाती ठोक के, पता नहीं अगर कमलनाथ जी कंफ्यूज नहीं है तो ये बताएंगे कि क्या 15 महीने की सरकार उन्होंने पेन ड्राइव दिखा दिखा करके विधायकों को, नेताओं को, पार्टी के लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को, या जो लोग भी उसमें सने हैं, ब्लैकमेलिंग की सरकार चलाई क्या? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पद में रहने के बावजूद और पेन ड्राइव में यदि कुछ था तो कमलनाथ जी आज 120 के अपराधी हैं, दोषी हैं। चलिए ये बात पहले हो चुकी है। कार्रवाई करने के बजाय ऐसे लोगों पर जी, और उस पेन ड्राइव को मैं लौटता हूं तिवारी जी, मैं लौटता हूं। जब उनका कोई व्यक्ति किसी मामले में फंसने लगे या कोई मुकदमा उसके ऊपर बनने लगे, अभी जांच भी नहीं हुई थी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, सिर्फ FIR। चलिए गिरीश जी की तरफ आता हूं तिवारी जी, फिर लौटता हूं आपकी तरफ। गिरीश जी, तिवारी जी ने कुछ जो बातें कही हैं उनके सिरे जिस तरफ जाते हैं उनमें आप, ठीक है वो एक अपने प्रतिद्वंदी पर चोट करते हुए नज़र आते हैं जो उनका धर्म भी है, लेकिन वो एक बात कहते हैं जो कुछ कांग्रेस के आलोचक और मीडिया से भी जो कुछ समीक्षक हैं उनका भी यही सिरा है कि कांग्रेस का एक जाई आक्रमण और एक नीति ये बहुत संगठित और समन्वित रूप से नज़र नहीं आती है, कि एक रणनीति जो दिल्ली में तय होती है वो मध्य प्रदेश में भी नज़र आए या पूरे देश में नज़र आए, या मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी के लिए दिल्ली से कांग्रेस का मंत्र है या सपोर्ट है वो भी एक स्वरूप में नजर आए। क्या आप इसमें कोई कमी देखते हैं? देखिए शरद जी, अब जहां तक दिल्ली का मामला है तो उसकी बात अगर हम न करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। कारण क्या है कि जो देखने में आ रहा है, जो सबके सामने है कि अब दिल्ली में तो खुद ही केंद्रीय नेतृत्व में जो दूरदृष्टि है, उसका जो विजन है और चीजों को राजनीतिक रूप से टैकल करने का जो सलीका है, जो रणनीति है, उसका इतना अभाव है कि उस पर हम टिप्पणी न करें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए अब हो ये गया है कि राज्यों में जो नेतृत्व है, उस राज्यों के नेतृत्व को ही तय करना है कि उस राज्य में कांग्रेस की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसके लिए संभावनाएं बनाने के लिए वो कौन सी रणनीति अपनाए, वो कौन से तरीके अपनाए। और अगर उस दृष्टि से देखें तो कमलनाथ जो कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को सक्रिय करने की जरूरत है और वो सक्रियता की दिशा में प्रयास करते हुए दिखते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप इस सक्रियता के दौरान जो तरीके अपना रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपको बहुत संभल के चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं और आप उसे अपनी ही बात में उलझ जाएं या उलझा दिए जाएं। देखिए, मैं आपको इससे थोड़ा सा इधर हट के एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल ने प्रदेश और देश सभी जगह की राजनीति और राजनीतिक स्थितियों को बदला है। और इसमें आने वाले दिनों में ये कोरोना से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, ये राजनीतिक रूप से उनके परिणाम किस दल के लिए क्या होंगे अभी नहीं कहा जा सकता जी। जो जहां सत्ता पक्ष में हो सकता है कि उसके लिए बहुत विपरीत प्रभाव भी आए, क्योंकि लोगों ने जो दर्द और कष्ट भोगा है। पर सवाल यह है कि आप उस लोगों के, जनता के कष्ट और दर्द को किस दृष्टि से, किस स्तर पर उठाते हैं और उस दर्द से अपने आप को जोड़कर ये साबित करने में कितना सक्षम होते हैं कि हाँ, एक है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है और इसकी बात को हमको सोचना और विचारना चाहिए। वैसी स्थिति में अगर आप खुद ही पेन ड्राइव की तरफ चले जाएंगे, खुद ही नामी बदनामी की तरफ चले जाएंगे, तो सामने वाले को तो खेलने का अवकाश आप खुद ही दे रहे हैं। राकेश जी, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आप किस मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं और उस मुद्दे की गहराई कितनी है, वो मुद्दा जनता से जुड़ा कितना है और आपको राजनीतिक रूप से कितना फायदा पहुंचा सकता है, आपको ये देखना। राकेश जी, मुद्दों की समझ बीते करीब 2 दशकों में देश की राजनीति में
प्रचार तंत्र का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है और मुद्दों की अहमियत बहुत तेज़ी से उभरी है। आप खुद 2003 के विधानसभा चुनाव को आपने देखा है, चाहे दलित एजेंडा की बात करें या बीएसपी फैक्टर की बात करें, बिजली, सड़क, पानी, इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया था। और कांग्रेस आमतौर पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इन मुद्दों की उपेक्षा करती है, लेकिन वो अपनी नैसर्गिक पहुँच और अपनी नैसर्गिक प्रतिभा पर बहुत भरोसा करती है। जैसा कहा जाता था एक समय कि दुनिया की कुछ क्रिकेट टीमें, वेस्ट इंडीज़ और कुछ और टीमें भरोसा करती थीं कि उनकी नैसर्गिक प्रतिभा ऐसी है कि सामने वाली टीम ढह जाएगी। लेकिन अब आपको इन चीज़ों को समझना होगा, मुद्दा क्या है, वो मुद्दा जो आप उठा रहे हैं कहीं आप ही के खिलाफ हथियार ना बन जाए। जी देखिए, 2003 की परिस्थितियां बहुत अलग थी। 2003 में फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब थी। उन परिस्थितियों में भी सरकार चलाना और उतना ज्यादा राजस्व भी नहीं। और मैं आपकी उस बात से भी सहमत हूँ, उस समय जो दलित एजेंडा वाला जो मुद्दा आया था उसके भी कोई खास फायदा कांग्रेस को उस समय नहीं। लेकिन 2018 का चुनाव हम जब देखते हैं शरद भाई, तो ये लगता है कि ये नेतृत्व क्षमता कमलनाथ जी में है। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर, और मैं खुद स्वीकार करता हूँ, आज कोरोना जैसी इस महामारी में उस व्यक्ति ने ये सरेआम जनता से कहा कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए, उन्होंने स्वयं भी लगवाई। और जो व्यवस्था वो कर सकते थे ऑक्सीजन की, हर तरफ से कांग्रेसियों ने की, ना जी के नेतृत्व। और जहां तक जनता के बीच में पहुंचने की बात है, तो धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर, चाहे मैहर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे मुरैना हो, सब जगह वो अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज करा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को ईश्वर इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाए। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कोई प्रश्न मैं समझता हूँ, उनकी उम्र में कोई प्रश्न मैं समझता हूँ, कहीं भी नहीं ठहरता है। और कमलनाथ जी में वो क्षमता मैं अब देख रहा हूँ, मैं जो संपर्क में हूँ शरद भाई, कि एक एक कार्यकर्ता से बात करना, एक एक कार्यकर्ता से फोन पे बात करना और उसकी समस्या का निराकरण करना, ये उनमें अलौकिक क्षमता मुझे देखने को मिल रही है। मैं पहले की बातें नहीं जानना चाहता हूँ, मैं संपर्क में उतना नहीं था, लेकिन वर्तमान में उस व्यक्ति का जितना मैं काम देख रहा हूँ, जितना परिश्रम देख रहा हूँ, वो एक नेतृत्व क्षमता का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए कांग्रेस इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेगी, मैं गिरीश भाई की बात से भी सहमत हूँ कि हमें जमीनी हकीकत पे जाना पड़ेगा, बजाय हम स्टेटमेंट में फंसे, बजाय हम इन बातों में फंसे कि क्या होना क्या नहीं होना है। संगठन को मजबूत करके हम जमीन पे जाएं। देखिए, इस महामारी में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। इस महामारी में जनता परेशान हुई है, लोग परेशान हुए हैं, लोगों ने अपने अजीजों को खोया। तिवारी जी का एक क्विक और वो रिएक्शन दर्द लेता हूं। जी तिवारी जी, बहुत बहुत संक्षेप में अपनी बात। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2003 के पहले अगर आर्थिक स्थितियां खराब हुई 2003 में, उसका जवाबदार कौन था? 10 वर्ष तक कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में यह राज किया था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 का चुनाव राकेश जी भले कहे कि कमलनाथ जी के नेतृत्व भर में लड़ा गया, पर कमलनाथ प्लस ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में लड़ा गया, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरी बात, मैं आज उनके एक बयान पर कहना चाहता हूँ और न्याय मांगता हूँ राकेश जी आपसे भी और आदरणीय शरद जी से भी। उन्होंने अपने बयान में कहा है, मैंने अभी देखा इसी चैनल में, कि उन्होंने कहा कि WHO ने कहा है कि ये इंडियन वेरिएंट है, जबकि WHO ने ये कहा है कि किसी देश के नाम से कोई वेरिएंट की चर्चा नहीं की जा सकती। और इसलिए इन परिस्थितियों में जब वो इस तरह की बात करें कि भारत बदनाम है? बदनाम कौन है? उनका भतीजा अभी जेल में है कि जमानत हो गई, भगवान जाने, उद्योगपति है वो। और इसलिए देश को जो उन्होंने सर्वनाक ढंग से, अभी आपने कहा कि उन्होंने टीका लगवाया, अरे भैया सुरजेवाला का क्या बयान आया था, अन्य नेताओं का क्या बयान आया था, आप जरा सा उन बयानों को उल्लेख करिए। अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कांग्रेसी लाइन में लग करके और वैक्सीन लगवा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, उनको लगवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त की सीमा मर्यादा है। बहुत धन्यवाद चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, और बहुत धन्यवाद गिरीश जी। बड़े सवाल राजनीति में निश्चित तौर पर उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो उनके जवाबों पर भी विमर्श तो होता ही है। और यहाँ भी बड़ा सवाल यही है, जैसा गिरीश जी ने कहा,
कि कांग्रेस बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ज़ुबानी जंग में भी बहुत माहिर है और मैदानी जंग में भी बहुत माहिर है। कांग्रेस के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो मैदानी जंग में माहिर नहीं है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने सीमित संसाधनों के बाद भी उसने मैदानी जंग में, भले ही नॉमिनल या आप ये कहें कि उसने बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन वो बहुमत के नज़दीक पहुंचने वाली पार्टी बनी और उसने सरकार बनाई। लेकिन जुबानी जंग में वो निश्चित तौर पर बीजेपी से पिछड़ती है, और ये सिलसिला 2012-13 के बाद से, जब से मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ है, तब से ये चीज़ देखी जा रही है कि वो काउंटर जो बीजेपी पकड़ती है ज़ुबानी जंग में, वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। तो आपको अपनी ताकत समझनी चाहिए। अगर आप ज़ुबानी जंग में माहिर हैं तो ज़ुबानी जंग खूब करिए, नहीं तो मैदान सबसे अच्छी जगह है सर। जैसा क्रिकेट में कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर कहते थे कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बल्ला बोलेगा। तो बोलने दीजिए बल्ले को। जो 2023 आएगा तो देखते हैं कि बीजेपी के बल्ले में दम है कि कांग्रेस के बल्ले में दम है। तो इंतज़ार कीजिए धैर्य से। क्यों ज़ुबानी जंग में पड़ना? यार हम परामर्श नहीं दे रहे सर, हमें कोई अथॉरिटी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।